नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम एलडीसी भर्ती परीक्षा को लेकर जो भी साइंस का टॉपिक दे रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें एक टॉपिक है रक्त समूह और रक्तदान को लेकर, ब्लड ग्रुप और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेकर। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि साइंस का पोर्शन एलडीसी भर्ती परीक्षा में साइंस का पोर्शन शानदार रूप से दे रखा है। इसमें काफी कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, काफी विस्तार से हमें पढ़ना होगा। और इसी को लेकर मैं राजस्थान सरकार यानी आरबीएससी की जो पहले बुक चलती थी, वर्तमान में एनसीईआरटी चल रही है, लेकिन पहले आरबीएससी की बुक चलती थी 10वीं क्लास की। उस 10वीं क्लास की बुक में जो ओल्ड आरबीएससी की बुक थी, उस बुक से मैंने ये रक्त समूह रक्तदान का टॉपिक कंप्लीट करूंगा आज के वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो इसमें इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि आप विभिन्न प्रकार के रक्त समूह को पढ़ेंगे, इनके मध्य रक्तदान के अलावा आरएच कारक को भी पढ़ेंगे और रक्त समूह के आनुवंशिक महत्व को भी परिचित होंगे। आगे हम बात करते हैं रक्त समूह के बारे में। ठीक है, रक्त समूह के बारे में। ब्लड ग्रुप। कार्ल लैंडस्टेनर ने पाया कि यदि एक व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं को अन्य व्यक्ति के रक्त सीरम में, इन्होंने क्या कहा यहाँ से क्वेश्चन से बना रहे हैं कि एक लाल रुधिर कणिका एक व्यक्ति की को अन्य व्यक्ति के रक्त सीरम में रख दिया जाए तो लाल रुधिर कणिकाओं के मध्य समूहन होने की आशंका रहती है। अब हम समूहन के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये बस क्वेश्चन के रूप में स्टार्ट कर रहा है अपनी लाइनों को। यदि ऐसे व्यक्तियों के मध्य रक्तदान कर दिया जाए तो ग्राही की मृत्यु हो जाती है। लैंडस्टेनर ने अनुसंधानों के द्वारा ज्ञात किया कि रुधिर में उपस्थित लाल रुधिर कणिकाओं की झिल्ली, हम सभी ने पढ़ा कि कोशिका के बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है। उस झिल्ली पर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के प्रोटीनों के बने होते हैं। एक और बात याद रखना, एंटीजन किसके बने होते हैं? प्रोटीनों के बने होते हैं। और इन्हें प्रतिजन ए प्रतिजन बी कहते हैं। कि इसी प्रकार रुधिर सीरम में भी दो प्रकार के प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं। आपने यहाँ सही सुना नहीं होगा या सही पढ़ा नहीं होगा। याद देखो, एक तो बात कर रखा है कि झिल्ली के ऊपर क्या होता है? एंटीजन होता है। झिल्ली के ऊपर एंटीजन होता है और एक होता है दूसरा, याद दे रखा है। और ये एंटीजन किसके बने होते हैं ये भी देख लो, ये प्रोटीन के बने होते हैं। हम एक पेज से भी समझ सकते हैं, थोड़ा जूम करके हम अभी बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ समझना कुछ इस प्रकार से कि आपने पहले पढ़ा कि एंटीजन होता है, होते कहाँ पर है? ये होते हैं झिल्ली के ऊपर। ठीक है, और ये बने किसके होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। 3 बातें याद रखना। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन ए और एंटीजन बी, 2 प्रकार के एंटीजन है। अब आगे दे रखा है कि एंटीबॉडी भी होती है। एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की होती है। एंटीबॉडी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, याद रखना। एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अब ये एंटीबॉडी किसके ऊपर पाई जाती है? ये तो एंटीजन तो झिल्ली के ऊपर पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडी पाई जाती है आपके सीरम में। सीरम के अंदर होती है एंटीबॉडी। और ये किसकी बनी होती है ये आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। प्रतिरक्षी ए और प्रतिरक्षी बी यानी कि एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी कहते हैं। प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर, किसकी उपस्थिति के आधार पर? एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर, यानी ना कि एंटीबॉडी की उपस्थिति, एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर लैंडस्टेनर ने रुधिर को 4 समूह में वर्गों में विभाजित किया। इन रुधिर वर्गों को ए बी ओ के नाम से जानते हैं। याद रखना, रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। किसने वर्गीकृत किया? लैंडस्टेनर ने। किसके आधार पर किया? एंटीजन के आधार पर किया। रुधिर वर्ग ए, देखो रुधिर वर्ग ए पढ़ते हैं पहले। रुधिर वर्ग ए की बात करते हैं। रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्तियों की लाल रुधिर कणिकाओं में एंटीजन ए होता है और सीरम में प्रतिरक्षी बी होता है। मैंने अभी समझाया कि सीरम में एंटीबॉडी होती है, जबकि कोशिका या कणिकाओं में एंटीजन ए होता है, जो कि किसके होता है? कोशिका की झिल्ली के ऊपर से होता है। भारत में लगभग 25% व्यक्तियों में रुधिर वर्ग ए पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं रुधिर वर्ग बी की बात करते हैं। इस रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों की लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन एंटीबॉडी बी पाया जाता है। सीरम में प्रतिरक्षी ए पाया जाता है।
उपस्थित होता है। भारत में लगभग 35% रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में रुधिर वर्ग बी पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रुधिर वर्ग ए बी। इस रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों की लाल रुधिर कणिकाओं में प्रतिजन ए बी दोनों उपस्थित होते हैं, परंतु सीरम में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं। याद रखना, यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ प्रतिरक्षी होता ही नहीं है। किसमें नहीं होता? ए बी वर्ग वाले में। और एंटीजन होता है ए और बी दोनों प्रकार के। आगे हम इससे शॉर्ट नोट्स के भी समझेंगे शानदार तरीके से। ये कंप्लीट होने दो, एक क्लास और पढ़ते हैं रुधिर वर्ग ओ। रुधिर वर्ग ओ की बात करते हैं। रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्तियों की लाल रुधिर कणिकाओं में एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों अनुपस्थित होते हैं, परंतु सीरम में दोनों प्रतिरक्षी ए और बी उपस्थित होते हैं। प्रतिजन की अनुपस्थिति के कारण इन्हें शून्य वर्ग नाम दिया गया। वर्तमान में इस रुधिर वर्ग को ओ कहा जाता है। भारत में लगभग 30% व्यक्तियों में इस प्रकार का रुधिर वर्ग पाया जाता है। ठीक है, अब हम शॉर्ट नोट्स किससे समझते हैं। कोई खाली जगह ले लेते हैं, यहाँ से समझते हैं। देखो, आपने अभी कितने रुधिर वर्ग पढ़ा है? किसने विभाजन किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर ने विभाजन किया। कितने भागों में किया? 4 भागों में। याद रखना, कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, हम बात करते हैं ए बी सी, ए बी सी नहीं ओ, ए बी ओ, ए बी ए बी और ओ, ये 4 रुधिर वर्ग है। अब देखो, इसमें एंटीजन यहां लिख लो, एंटीजन। 2 मिनट, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, या इसको वापस साफ कर देते हैं। ठीक है, समझना सही तरीके से, आसान भाषा से समझा रहा हूं, बेहतरीन तरीके से। इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा आपको। एंटीजन की बात करते हैं पहले, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ठीक है। अब देखो, लैंडस्टीनर ने एंटीजन के आधार पर रुधिर वर्ग को बांटा, तो एंटीजन के आधार पर बांटा तो एंटीजन तो सेम ही होगा। याद रखना, जिसमें रुधिर वर्ग ए है तो उसमें एंटीजन भी ए ही होगा। रुधिर वर्ग बी है तो एंटीजन बी ही होगा। रुधिर वर्ग ए बी है तो उसमें ए और बी दोनों होगा। और ओ है तो उसे शून्य वर्ग का है तो इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता। याद रखना। अब एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी को इन्होंने स्मॉल ए स्मॉल बी के नाम बी से विभाजित किया है। अब देखो, जिसमें ए रुधिर वर्ग है और एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा। जिसमें रुधिर वर्ग ओ बी है और एंटीजन बी है, एंटीजन बी एंटीजन के आधार पर रुधिर वर्ग को बांटा है तो बी है तो इसमें एंटीजन ए होगा। ठीक है, और ए बी वाले में किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता। एंटीबॉडी नहीं होता, एंटीजन होता है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बना है, आप याद रखना, इसको शानदार तरीके से बन सकता है इसका क्वेश्चन वापस से। और ओ वाले में एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। इस प्रकार से अब इसके याद रखना, लगभग 30% ये होता है, 25% ये होता है, और भी दूसरे देख लेना। लगभग सबसे कम ए बी वाला होता है, लगभग 20 या 10% के आसपास होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इस प्रकार से रुधिर वर्ग को सारे को कंप्लीट करवा दिया शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। अब हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, यानी रक्तदान के बारे में। जो आपने पहले अभी सुना ना ब्लड समूहन के बारे में, वही इसको विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, शल्य क्रिया के दौरान अथवा दुर्घटना से घायल रोगी के शरीर में अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने पर लंबी बीमारी के दौरान रोगी के शरीर में रुधिर की कमी हो जाती है। ऐसी दशा में रोगी को किसी स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर देना आवश्यक हो जाता है। अब देखो, कभी रोगी को चोट लग जाए या फिर घायल बीमारी हो जाए जिसके कारण उसके शरीर में रुधिर की कमी आ जाती है। इस रुधिर की कमी को पूर्ति करने के लिए किसी स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर उसमें चढ़ाया जाता है, और स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर रोगी को दिया जाना रक्तदान कहलाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। आगे बात करते हैं रक्त समूहन की। ठीक है, रक्त समूहन में क्या है कि प्रतिरक्षा तंत्र में विशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षी विशिष्ट प्रतिजन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। एक बार पढ़ते रहना, बाद में समझेंगे। इसी कारण सीरम में उपस्थित प्रतिरक्षी, अब अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि सीरम में प्रतिरक्षी होता है, जबकि आप कमेंट में बताना प्रतिजन का होता है। ठीक है, स्वयं के रुधिर वर्ग के अतिरिक्त अन्य प्रतिजन वाले रुधिर के रक्तदान का प्रतिरोध करते हैं। जैसे रोगी रुधिर ग्राही का रुधिर वर्ग ए है, जैसे कोई रोगी है, इसने एक एग्जांपल लेकर बताया कि रोगी है, उसका रुधिर वर्ग ए है। ठीक है, उसमें एंटीजन क्या होगा? ए होगा। ए प्रकार का उसके सीरम में उपस्थित एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, इस व्यक्ति में रुधिर वर्ग बी एंटीजन बी का रक्तदान कराने पर रोगी के प्रतिरक्षी इसका
व्यक्ति में रुधिर वर्ग बी एंटीजन बी का रक्तदान कराने पर रोगी की प्रतिरक्षा इसका प्रतिरोध करते हैं। इस स्थिति को प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस होने से लाल रुधिर कणिकाएं आपस में चिपकने लगती है। इसे रक्त समूहन कहा जाता है। इसके कारण ग्राही को रुधिर वाहिकाओं के अवरुद्ध हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब समझते हैं, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आप कोई खाली पेज ले लेते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ से समझना, ठीक है। अब इसमें क्या, एक एग्जाम्पल से पहले समझाया कि रक्त समूहन को इन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। मैं समझाता हूँ आपको किस प्रकार से समझाया। बात करते हैं रक्त समूहन की, समझना बेहतरीन तरीके से। इन्होंने क्या कहा है वो सुनते हैं। देखो, इन्होंने ये कहा है कि एक व्यक्ति है, एक रोगी है, ठीक है, उसका एंटीजन है ए। तो आप बताओ ग्रुप कौन सा होगा? ए ग्रुप होगा, ठीक है। और उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा होगा बताओ? एंटीबॉडी होगा बी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि विपरीत होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, याद रखना, ठीक है। अब दूसरा एक रोगी है, दूसरा जिसका रक्त चढ़ा रहे हैं उसका याद रखना, रक्तदाता की बात करते हैं, और इसको रक्तग्राही कह सकते हैं, रक्तग्राही, ठीक है, जो रक्त ले रहा है, और रक्तदाता। अब इसका एंटीजन है बी, एंटीजन बी है, तो आपने जिसका एंटीजन बी होता है उसका ब्लड ग्रुप भी बी होता है, याद रखना, ठीक है। अब इसका एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीबॉडी होगा ए, ठीक है। अब देखो, इस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के ऊपर इसके अंदर ये रक्त दिया जाएगा, तो क्या होगा? ये एंटीजन ए है और ये एंटीबॉडी ए है, ये समान एंटीजन एंटीबॉडी है, तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। याद रखना, कौन कौन क्रिया करेगा? इसका एंटीजन ए और इसका एंटीबॉडी ए, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। इसके माध्यम से ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। चिपक जाने के कारण क्या होगा? समझना। जैसे ये रक्त वाहिका है, ठीक है, इसमें रक्त बह रहा है, याद रखना, इसमें रक्त क्या हो रहा है? बह रहा है, ठीक है। अब जैसे समूहन होगा, कोई भी समूहन हो सकता है। अब देखो, यहाँ क्या हुआ? समूहन हुआ। या समूहन होने से एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिले, तो इनका हुआ समूहन होने से ये क्या होंगे? आपस में चिपक कर रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देंगे। रक्त वाहिकाएं जैसे ही अवरुद्ध होगी तो हमारा रक्त ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, और जैसे व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार से मैंने आपको रक्त समूहन को समझा दिया है बेहतरीन तरीके से। इससे आसान भाषा में कोई नहीं समझाएगा। इससे अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। आगे हम बात करते हैं इसमें। आगे ये कह रखा है कि रुधिर वर्ग ए बी है। कौन सा वर्ग है? ए बी में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होता है। अभी ऊपर पढ़ा कि प्रतिरक्षी क्या होता है? एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। किसमें? ए बी में। अतः इस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ग्राही किसी भी अन्य वर्ग का रुधिर ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि ये एक ग्राही है जो किसी भी रुधिर वर्ग का रुधिर ग्रहण कर सकेगा। इस प्रकार रुधिर वर्ग ओ में प्रतिरक्षी ए बी दोनों उपस्थित होते हैं, जो एंटीजन ए बी की उपस्थिति वाले रुधिर वर्ग को या रुधिर वर्ग ए और बी तथा ए बी का प्रतिरोध करते हैं। अतः रुधिर वर्ग ओ रोगी को केवल रुधिर वर्ग ओ का ही रक्तदान किया जाता है। बस इतना, इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना दे रखा है कि ए बी है। आपको मैंने अभी समझाया कि एक ए बी है। ए बी का तो अभी समझा भी दिया था। अब इसमें क्या है कि एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी होती नहीं है, ठीक है। एंटीजन तो होता है, एंटीबॉडी नहीं होती है। एंटीबॉडी नहीं होने के कारण इसको कोई भी रक्त ए बी ओ वाला या फिर ए बी वाला कोई भी रक्तदान करेंगे तो ये ग्रहण कर लेगा। यानी कि ये सभी प्रकार के रक्त ग्रुप वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। यानी सर्वग्राही इसे कहा जाता है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है? ए वाले को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता ही नहीं है। कोई भी एंटीबॉडी नहीं होने के कारण इसमें रक्त समूहन होगा नहीं, और आसानी से ये सभी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त को ग्रहण कर सकेगा। अब हम बात करते हैं रक्त समूह ओ वाले की। रक्त समूह ओ। अब इसमें अभी हमने सुना है कि ये ओ क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या नहीं होता? एंटीबॉडी नहीं होता।
एंटीजन नहीं होता, सॉरी एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी तो होता है, एंटीजन नहीं होता। एंटीजन कोई भी एंटीजन नहीं होता। एंटीबॉडी कौन कौन सा होता है? इसमें एंटीबॉडी होता है ए और बी दोनों। अब देखो इसमें एंटीबॉडी ए और बी होने के कारण ये केवल क्या कर सकता है, रक्त को सभी को दे सकता है। ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ओ वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। यानी कि इसे रक्तदाता कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन बना है कि सर्वदाता किसे कहा जाता है, सर्वग्राही किसे कहा जाता है। एक और फैक्ट मैं आगे आपको बताऊंगा, बहुत से एग्जाम में बना भी है। ठीक है, ए बी ओ और ए बी ये रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी को भी अपना रक्त, किसी से ये इन सभी को रक्त दे सकेगा और इसके पास कोई एंटीजन नहीं होने के कारण ये किसी से भी दूसरे रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त नहीं लेगा। केवल ओ वाले से ये अपना रक्त ले सकेगा और किसी से ये अपना रक्त नहीं लेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर थोड़ा डीप में पूछते हैं क्वेश्चन, तो ओ नेगेटिव याद रखना, उसे सर्वदाता कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह। जबकि ए बी पॉजिटिव वाले को सर्वग्राही कहा जाता है। अगर इसमें थोड़ी भूल हुई तो मुझे याद नहीं है, हो सकता है यही सही है, आप कंफर्म करके कमेंट करके बता सकते हो। आगे हम चलते हैं। ये बस ये सेम ही बात यहाँ दे रखी है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से ये आरबीएससी की बुक में। इसमें जो एंटीजन नहीं है उसके ऊपर माइनस कर दिया, हटा दिया। सीरम की उपस्थिति, सीरम में उपस्थित होता है ये प्रतिजन, झिल्ली पर उपस्थित होता है ये प्रोटीन के प्रतिजन बने होते हैं। रक्तदान किन किन को दे सकता है, उनको नहीं दे सकता, ये बात मैंने आपको भी बता दी है। ये देखो, उपरोक्त तालिका के विवेचन से ज्ञात होता है कि रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति अन्य सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। इसलिए रुधिर वर्ग ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसी प्रकार रुधिर वर्ग ए बी वाला व्यक्ति अन्य सभी रुधिर वर्गों से रुधिर ग्रहण कर सकता है। इसीलिए रुधिर वर्ग ए बी वाले को सार्वत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ये बात तो मैंने अभी आपको समझा दी है। आगे हम बात करते हैं आरएच कारक की। आरएच कारक की बात करते हैं तो लैंड-स्टेनर का नाम सुना होगा आपने। अभी पहले तो उन्होंने विभाजन किया रक्त समूह का। आगे लैंड-स्टेनर के बारे में क्या कारक है? लैंड-स्टेनर के द्वारा रुधिर वर्गों की पहचान स्थापित होने के बावजूद कई बार क्या होता है, कई बार पाया गया कि रोगी को उसी के रुधिर वर्ग का रक्तदान कराने पर भी रोगी को उसी के रुधिर वर्ग का रक्तदान कराने पर भी रक्त समूह हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई। अब देखो उन्होंने क्या पाया कि हम सेम ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को रक्त चढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने एक और पाया कि सेम ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में रक्तदान कराने पर भी उनमें रक्त समूह हुआ है, उसकी मृत्यु भी हो गई है। ठीक है, लैंड-स्टेनर तथा विनर ने मक्का क्रिसिस बंदर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके अंदर आरएच कारक की खोज की थी, तो मक्का क्रिसिस एक बंदर है, नामक बंदर में अनुसंधान कर बताया कि मनुष्यों में प्रतिजन ए और बी के अतिरिक्त एक अन्य प्रतिजन भी उपस्थित होता है। इस प्रतिजन को रिसिस बंदर में खोजा गया, इसीलिए इसे आरएच कारक कहा जाता है। रिसिस बंदर में खोजने के कारण आरएच फैक्टर कहा जाता है। याद रखना, जिन व्यक्तियों के रुधिर में यह कारक उपस्थित होता है उन्हें आरएच पॉजिटिव धनात्मक तथा जिनमें यह अनुपस्थित होता है उन्हें आरएच नेगेटिव कहा जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में, याद रखना, भारत में 93% व्यक्तियों में आरएच धनात्मक पाया जाता है, जबकि 7% व्यक्तियों में आरएच ऋणात्मक पाया जाता है। समान रुधिर वर्ग वाले किंतु भिन्न आरएच कारक वाले, समान रुधिर वर्ग वाले किंतु भिन्न आरएच कारक वाले व्यक्तियों के मध्य रक्तदान कराने पर रुधिर समूह हो जाने से रोगी की मृत्यु हो सकती है। देखो इन्होंने क्या कहा, पहले स्टार्टिंग में इन्होंने एक बात कही कि प्रारंभ में इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि हम देखो समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में रक्तदान कराते हैं तो रक्त समूह नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ था। इसलिए इन्होंने खोज की मक्का क्रिसिस बंदर में खोज करने के बाद इन्होंने आरएच कारक की खोज कर ली। आरएच कारक कितने प्रकार के बताए? 2 प्रकार के, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर ब्लड ग्रुप किसी का सेम है और अगर उनमें आरएच फैक्टर अलग अलग है तो उनका रक्त समूह होगा और रक्त समूह होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आपको विदित है कि प्रतिजन ए और प्रतिजन बी सीरम में पहले से ही प्रतिरक्षी ए और बी उपस्थित होता है, परंतु आरएच कारक के संबंध में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि ग्राही में इसके प्रतिरक्षी पूर्व में बने होते हैं। देखो आगे हम बात करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक, ये बहुत ही शानदार एक टॉपिक की समझ सकते हैं क्योंकि ये काफी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
समझना, ध्यानपूर्वक समझना, मैं आगे आपको सोर्स नोट्स के माध्यम से भी समझाऊंगा। ठीक है। आरएच ऋणात्मक यानी आरएच नेगेटिव वाली स्त्री का विवाह अगर आरएच पॉजिटिव वाले पुरुष से होने के उपरांत यदि माता के गर्भ में आरएच पॉजिटिव वाला भ्रूण परिवर्तित होता है तो इस दशा में माता और भ्रूण के रुधिर का परस्पर क्या होता है, मिलने से माता के गर्भाशय में आरएच प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है, आरएच एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। ये प्रतिरक्षी प्रथम प्रसव पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता तथा प्रथम शिशु सामान्य उत्पन्न होता है, परंतु यदि अगला भ्रूण भी आरएच धनात्मक है तो स्थिति जटिल हो जाती है और माता के गर्भाशय में पूर्व से बने आरएच प्रतिरक्षी इस भ्रूण के प्रतिजन के साथ पूर्व में बने आरएच प्रतिरक्षी इस भ्रूण के प्रतिजन के साथ परस्पर क्रिया कर रुधिर समूहन करने वाले लगते हैं और रुधिर लयनता कहते हैं। और रुधिर लयनता के फलस्वरूप भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी तेजी से नष्ट होने लगती है। इस रोग को गर्भ रक्ताणु कोरकता या फिर इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ये शब्द भी पूछ लिया जाता है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस क्या किसे कहते हैं, क्या कहलाता है? और रक्त गर्भाणु रोग कोरकता भी हिंदी में बोलते हैं इसे। इसके कारण अधिकतर भ्रूणों की क्या हो जाती है, भ्रूणों की मृत्यु हो जाती है, माता की गर्भाशय में ही हो जाती है, माता के गर्भाशय में ये मृत्यु हो जाती है। इस रोग से ग्रसित हुए शिशु जो जीवित उत्पन्न होते हैं अत्यधिक कमजोर और रक्तहीनता से ग्रसित होते हैं। इन शिशुओं की यकृत वाहिकाओं के अवरुद्ध हो जाने से इन्हें यकृत शोथ या हिपेटाइटिस हो जाता है। इस समस्या का सबसे आसान समाधान यह है कि आरएच ऋणात्मक वाली स्त्री से आरएच पॉजिटिव वाली शिशु उत्पन्न होते ही माता को 24 घंटे के भीतर, जैसे पहला प्रसव होता है उस समय अगर आरएच पॉजिटिव शिशु है तो उसे 24 घंटे के माता को क्या करना चाहिए कि 24 घंटे के भीतर अपूर्ण प्रति आरएच 0 इनकम्प्लीट एंटीजन आरएच 0 का इंजेक्शन लगाया जाए। इसके प्रभाव से माता के गर्भाशय में बने इसके प्रभाव से क्या होगा, इसके प्रभाव से माता की गर्भाशय में बने प्रतिरक्षी निष्क्रिय हो जाते हैं, एंटीबॉडी निष्क्रिय हो जाते हैं, तो भविष्य में आरएच पॉजिटिव का गर्भ धारण होने पर भ्रूण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। गर्भ रक्ताणु कोरकता से ग्रसित उत्पन्न शिशु के रुधिर में आरएच प्रतिरक्षी पाए जाने पर उसके उपचार हेतु शिशु के शरीर का संपूर्ण रुधिर रक्तदान द्वारा उसी के स्वस्थ रुधिर में बदल दिया जाता है। उसके उपचार हेतु शिशु के शरीर का संपूर्ण रुधिर रक्तदान द्वारा उसे रुधिर के स्वस्थ रुधिर में बदल दिया जाता है। इंपॉर्टेंट था, हम इससे समझते हैं जल्दी से 2 मिनट में समझेंगे। छोटी सी जगह ले लेते हैं यहाँ पे, समझना शानदार तरीके से। जैसे इसे रक्त कोरकता भी कहा जाता है या फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस कहा जाता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस कहा जाता है। देखना क्या होता है, देखो आरएच नेगेटिव वाली एक महिला है, ठीक है, एक आरएच पॉजिटिव वाला पुरुष है। इन दोनों को क्या हुआ, विवाह हुआ। इन दोनों का विवाह होता है तो पहली बार प्रसव होता है उस समय जो शिशु जन्म लेता है अगर वो आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, तो माता का जो एंटीबॉडी है और इस बच्चे का एंटीबॉडी आपस में सम्मिलित होंगे, इससे समूहन होगा और इससे जो एंटीबॉडी बनेगा इनसे एक एंटीबॉडी बनेगा जो माता के शरीर में बन जाएगा, याद रखना। और इसमें किसी प्रकार का कोई बच्चे को नुकसान या माता को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा प्रथम प्रसव में, तो याद रखना आरएच पॉजिटिव होना चाहिए शिशु, और ये शिशु शिशु ठीक है। अब देखो सेकंड में क्या होगा, देखना अगर दूसरा प्रसव होगा, उस प्रसव में भी अगर आरएच पॉजिटिव शिशु है तो इसका जो एंटीबॉडी होगा, इस बच्चे का जो एंटीबॉडी होगा और इस माता के शरीर में जो एंटीबॉडी पहले प्रसव के दौरान बना था, इन दोनों का क्या होगा, समूहन होगा। समूहन होने से ये रक्त समूहन होने से बच्चे की या माता की इसमें मृत्यु हो सकती है। बच्चे की तो मृत्यु नहीं होगी, माता की मृत्यु हो सकती है।
ठीक है। अब इसके समाधान के लिए क्या किया बताऊं, समाधान के लिए क्या प्रयास करेंगे। समाधान के लिए ये होगा, इसे रक्त 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 कोरकता या रक्त एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिसिस कहा जाता है। ये तो आपने नाम सुन ही रखा होगा। अब देखो समाधान की बात करते हैं। समाधान की बात ये है कि इसको माता को जब ये पहला प्रसव हो जाए, उस समय एक टीका लगता है जिसका नाम है RH0, इनकम्प्लीट RH फैक्टर कहा जाता है। इसका टीका लगाया जाता है कितने घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर ये टीका लगा दे तो माता को जो एंटीबॉडी बनेगा उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और बच्चे के अगर दूसरे प्रसव में अगर बच्चा अगर जन्म ले ही लेता है RH पॉजिटिव वाला, तो बच्चे में जो लक्षण होंगे, यानी कि कई प्रकार के रोग लग सकते हैं, RBC संपूर्ण तो नष्ट हो सकती है, या फिर कई प्रकार के बच्चा कमजोर पैदा हो सकता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए या इसको कम करने के लिए जो बच्चा जन्म लेता है RH पॉजिटिव वाला, उस बच्चे के संपूर्ण रक्त को ही परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे प्रभाव बच्चे पर ये प्रभाव नहीं होगा और बच्चा स्वस्थ होने की आशंका में बढ़ जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको रक्त कोरकता या फिर इसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिसिस को आपको मैंने समझा दिया है। बेहतरीन का टॉपिक ये गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है, ये समझ लेना और ये इंपॉर्टेंट था, याद रखना। बेहतरीन तरीके से समझाया है। आगे हम बात करते हैं। आगे कि रुधिर का आनुवंशिक महत्व है कितना और रहा है देखते हैं। बस यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कर रखा ये तो पढ़ लेते हैं। मनुष्य में रुधिर वर्ग का नियंत्रण एवं एक जीन के 3 विकल्पियों द्वारा होते हैं। इन्हें विकल्पी A0 I से प्रदर्शित किया जाता है। इसीलिए हमारे रुधिर तंत्र को ABO प्रकार का रुधिर तंत्र कहते हैं। आनुवंशिक महत्व इंपॉर्टेंट है पढ़ना। विकल्पी A और विकल्पी B में क्रमशः प्रतिजन A और B पाया जाता है, A और B उत्पन्न होते हैं, जबकि विकल्पी I में कोई भी एंटीजन उत्पन्न नहीं होता, अर्थात अप्रभावी होता है। कौन सा एंटीजन I होता है ना, जो I है वो अप्रभावी होता है। विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं, जीनोटाइप पाए जाते हैं। विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्ग में A है तो 2 जीन प्रारूप बटा I। देखो विकल्पी A के लिए तो रुधिर वर्ग A होता है, उसके लिए कितने विकल्प पाए जाते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है IA और एक होता है IA और I स्मॉल I होता है, याद रखना। एक होता है स्मॉल I, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ थोड़ा स्पष्ट दे नहीं रखा है तो आप यहाँ थोड़ा जूम करके मैंने यहाँ लिख दिया, आपका यहाँ लिख दिया। रुधिर वर्ग B हेतु भी 2 जीन प्रारूप, रुधिर वर्ग A में भी 2 जीन प्रारूप, रुधिर वर्ग B में भी 2 जीन प्रारूप पाए जाते हैं। इसी में सेम होगा वापस IB और I। रुधिर वर्ग B में ये सेम होगा, संभव है। इसी प्रकार रुधिर वर्ग AB हेतु केवल 1 जीन प्रारूप होगा, जिसका नाम होगा IAB A और IB। रुधिर वर्ग O हेतु 1 जीन प्रारूप होगा II मिलता है। अतः रक्त समूह O समयुग्मी अप्रभावी जीन का परिणाम है। अप्रभावी जीन का परिणाम इन जीन प्रारूप वंशागति मेंडल के नियमानुसार ही होती है। देखो थोड़ा समझते हैं क्या दे रखा है, क्या समझना, शानदार तरीके से समझाएंगे। देखो रक्त समूह A है, B है, O है और AB है। 4 ब्लड समूह हमने सुना, इनके जीन प्रारूप अप्रभावी होंगे, ठीक है। इनमें कौन कौन से, इसमें 2 प्रकार के जीन प्रारूप है। इनके जीन प्रारूप लिख देते हैं ऊपर, जीन प्रारूप 2 प्रकार के होंगे। इसी में 2 प्रकार के होंगे, O में 1 प्रकार का होगा और AB में भी 1 प्रकार का होगा। अब देखो इसमें कौन कौन से होंगे, IA IB। एक तो ये हो गया, एक होगा IA और एक स्मॉल I। दूसरा होगा I दोनों में यहाँ सॉरी यहाँ भी A होगा, A यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, IB और IB, I, ठीक है। और तीसरा दे रखा है O का होगा I और AB का होगा IA IB। इस प्रकार के 4 ब्लड ग्रुप है और इनके जीन प्रारूप को याद रखना 2 2 1 1,
ठीक है, ए बी के दो दो और ओ और एक बेबी के एक एक है। इस प्रकार से जीन प्राइम कंप्लीट होते हैं। आगे क्या दे रखा है, तो रुधिर वर्गों के आनुवंशिकता के अनुप्रयोग द्वारा पैतृकता संबंधी विवादों का हल निकाला जाना संभव हो सका है। मान लीजिए कि एक शिशु जिसका रुधिर वर्ग ओ है में दो दंपति अपना अधिकार बता रहे हैं। प्रथम दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ए है और पत्नी का रुधिर वर्ग बी है, ए बी है, पत्नी का रुधिर वर्ग ए बी है, आई बी है। तो दूसरी दंपति में पुरुष ओ है और पत्नी ए है, ओ ग्रुप है और ए है। इस स्थिति में निम्न संभावनाएं होगी। इन संभावनाओं को समझते हैं। देखो उन्होंने कहा पुरुष आई ए प्रथम दंपति, ये कह रहा है कि पुरुष उसका ए ब्लड ग्रुप वाला है और स्त्री उसकी ए बी ब्लड ग्रुप वाली है। क्योंकि यहाँ जीन प्रारूप दे रखा है तो जीन प्रारूप से हम समझ सकते हैं इसका ए है, इसका ए बी है। ठीक है, अब इनमें क्या हुआ, युग्मनज हुआ। मेंडल का आपने नियम सुना होगा, नहीं तो हमारे सिलेबस में भी मेंडल का है, तो आगे हम समझेंगे। अभी समझ लेते हैं। इससे तिरछी होती है, एक दूसरे से तिरछा गुणा करके करते हैं। तो फर्स्ट वाला इससे मिलेगा और वापस फर्स्ट वाला चौथे से मिलेगा। इस प्रकार से पहले ग्रुप में तो क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप वाला मिला, दूसरे में ए बी यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला मिला। ठीक है, अब तीसरा आई इसके साथ मिलेगा तो आई मिलेगा। तो ए ब्लड ग्रुप इसका ये जीन ग्रुप किसका होता है, एक होता है। तो मैंने आपको बताया कि आई ए और आई ये एक होता है, आई बी और आई ये बी का ग्रुप होता है। ठीक है, ये बी ब्लड ग्रुप का हो गया, ये एक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से चार ब्लड ग्रुप मिले, ए बी ए बी। ठीक है, ये चार अगर ब्लड ग्रुप बच्चे के हैं इन चारों में से, तो ये बच्चा इन्हीं दंपति का होगा। अब देखो दूसरा दंपति ये कहती है कि पुरुष का ब्लड ग्रुप तो है आई किसका होता है, ओ का होता है, याद रखना। ठीक है, आई ए और आई ये किसका होता है, एक होता है। महिला की ब्लड ग्रुप ए है और पुरुष का ए ओ है। इनका तिरछा विभाजन कर गुणा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ब्लड ग्रुप प्राप्त होंगे। पहला ब्लड ग्रुप मिलता है ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि जीन का रूप आई और आई ए मिलेगा। दूसरे में ओ ब्लड ग्रुप मिला है। तीसरा बच्चा जो भी जन्मा है उसमें ए ब्लड ग्रुप मिला है। इन चार अगर ब्लड ग्रुप में से कोई बच्चा मिलेगा तो समझ जाना कि इसका ये बच्चा इनका है। ठीक है, इस प्रकार से पैतृकता की जांच कर सकते हैं। उपयुक्त आरेख के विवेचन से स्पष्ट होता है कि केवल द्वितीय दंपति के आनुवंशिक संचरण से ही रुधिर वर्ग ओ वाला शिशु उत्पन्न हो सकता है। द्वितीय दंपति की उक्त शिशु के वास्तविक माता पिता है। ठीक है, पैतृकता संबंधी विवादों के हल और अलावा सफल रक्तदान, आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया, नवजात शिशु की रुधिर लयनता आदि के अध्ययन के लिए रुधिर वर्गों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से ये कंप्लीट टॉपिक होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो, बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये ए बी वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो आप पढ़ लेना। और इसकी वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे साइंस से रिलेटेड एक और बेहतरीन टॉपिक हम चैनल पर अपलोड करेंगे, तो वीडियो को देखना न भूलें।